Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 10 Manav Basti of 12th class Geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 10 मानव बस्ती का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 30 शब्दों में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिएगा। आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। मानव आवासों के संगठित समूह को बस्ती कहा जाता है। मानव आवासों के संगठित समूह को बस्ती कहा जाता है। बस्तियों में होने वाले मानवीय व आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर इन्हें ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, बस्तियों में होने वाले मानवीय व आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर इन्हें ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। गुफाओं से निकलकर मानव ने अपने लिए स्थायी व अस्थायी बस्तियां बसाई आरंभ कर दी थी। ठीक है, गुफाओं से निकलकर मानव ने अपने लिए स्थायी और अस्थायी बस्तियां बसानी आरंभ कर दी थी। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्थान एवं स्थिति के मध्य अंतर बताइए। स्थान एवं स्थिति के मध्य अंतर बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। स्थान का संबंध उस भूभाग से है जहाँ मानव बस्ती बनाकर रहते हैं। जहाँ मानव बस्ती बनाकर रहते हैं, स्थान का संबंध उस भूभाग से होता है जहाँ पर मानव बस्ती बनाकर रहते हैं। ठीक है, साथ ही वे अनेक जीवनों उपयोगी क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, जबकि स्थिति का संबंध उन भौगोलिक व पर्यावरणीय दशाओं के अलावा समीपस्थ बस्तियों से है जिनसे एक बस्ती प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार है। बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार है। ठीक, इसका आंसर देखेंगे। बस्तियों का वर्गीकरण ग्रामीण व नगरीय आधार पर किया जाता है। बस्तियों का वर्गीकरण ग्रामीण व नगरीय आधार पर किया जाता है। कोई बस्ती ग्रामीण है या नगरी, इनके लिए विभिन्न मापदंड अपनाए जाते हैं। कोई बस्ती ग्रामीण है या नगरी, इसके लिए विभिन्न मापदंड अपनाए जाते हैं, जैसे जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व तथा वहाँ होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप इत्यादि। किंतु इन मापदंडों पर सार्वभौम मतैक्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताइए। मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। मानव भूगोल में अध्ययन का मुख्य केंद्र मानव व मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य केंद्र मानव व मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। आवास मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। आवासों का संगठित प्रतिरूप बस्तियां कहलाती है। बस्ती एकांकी आवास से लेकर ग्राम पूर्वे कस्बे, नगर, शहर अथवा मेगा सिटी किसी भी रूप में हो सकते हैं। बस्ती एकांकी आवास से लेकर ग्राम पूर्वे कस्बे, नगर, शहर अथवा मेगा सिटी किसी भी रूप में हो सकते हैं। मानव बस्तियों के अध्ययन से मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक विकास का पता चलता है और यही मानव भूगोल की विषय वस्तु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषता बताइए। ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषता बताइए। आंसर देखेंगे। जनसंख्या का आकार, वृद्धि एवं विस्तार तथा आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर मानव बस्तियों को दो वर्गों में रखा जाता है। जनसंख्या का आकार, वृद्धि एवं विस्तार तथा आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर मानव बस्तियों को दो वर्गों में रखा जाता है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या व जनघनत्व बहुत ही कम होता है।
ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या व जनघनत्व बहुत ही कम होता है तथा वहाँ के निवासी प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा जीवनोपार्जन करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में जनसंख्या का जनघनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा यहाँ के अधिकतर निवासी द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थ श्रेणी के क्रियाकलाप में संलग्न रहकर अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। ठीक है, विशेषताएं देखेंगे। ग्रामीण बस्तियों की विशेषता, पहले हम ग्रामीण बस्तियों की विशेषता देखेंगे। ठीक है, ग्रामीण बस्तियां प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमि से निकटता से गहरा संबंध बनाए रखते। ग्रामीण बस्तियां प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमि से निकटता से गहरा संबंध बनाए रखती है। यहाँ के निवासी ग्रामीण परिवेश से जुड़े आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना तथा खनन कार्य आदि से अपनी जीविका कमाते हैं। इन बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। इन बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा वृद्धि एवं विस्तार की दर बहुत धीमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये बस्तियां प्रायः किसी जल स्रोत जैसे तालाब, झील, नदी, नहर अथवा झरने के समीप बसी होती है। ये बस्तियां जल स्रोत जैसे तालाब, झील, नदी, नहर अथवा झरने के समीप बसी होती है। ग्रामीण बस्तियों के लोग सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समरूपता के साथ आपस में गहरे संबंध रखते हैं तथा एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ग्रामीण बस्तियों के आवासों के प्रकार व निर्माण सामग्री में समरूपता पाई जाती है, जो कि स्थानीय भौगोलिक तथा पर्यावरणीय दशाओं के अनुरूप होती है। ठीक है, नगरीय बस्तियों की विशेषता देखेंगे। पहले हमने ग्रामीण बस्तियों की विशेषता देखी थी, अब हम नगरीय बस्तियों की विशेषता देखेंगे। ठीक है, नगरीय बस्तियों की विशेषता। फर्स्ट पॉइंट, समय बीतने के साथ कुछ बस्तियां विशेषीकृत होकर अपने आसपास की बस्तियों को सेवाएं प्रदान करने लगती है। ऐसी बस्तियों को नगर कहा जाता है। ठीक है, समय बीतने के साथ कुछ बस्तियां विशेषीकृत होकर अपने आसपास की बस्तियों को सेवाएं प्रदान करने लगती हैं। ऐसी बस्तियों को नगर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नगरों के अधिकांश निवासी द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। नगरों के अधिकांश निवासी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। जनसंख्या की अधिकता, व्यावसायिक विविधता व प्रशासनिक कार्यों के आधार पर नगरों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नगरों में जनसंख्या का घनत्व भी बहुत अधिक होता है। नगरों की समस्याओं के समाधान हेतु नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है। नगरों की समस्याओं के समाधान हेतु नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नगरों के विकास एवं विस्तार की दर बहुत अधिक होती है। नगरों के विकास एवं विस्तार की दर बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचन कीजिए। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। विकासशील देशों के अधिकतर शहर अनियोजित रूप से बसे हैं। रोजगार के अधिक अवसर व नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता के कारण यहाँ जनसंख्या व जनघनत्व बहुत ही अधिक होता है, अतः यहाँ भीड़ भाड़ अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जनसंख्या के भारी दबाव के कारण अनधिकृत व स्लम बस्तियों का लगातार विकास व विस्तार होने से नागरिक सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग इन्हीं
अनधिकृत बस्तियों में रहता है। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग इन्हीं अनधिकृत बस्तियों में रहता है। इन देशों के ग्रामीण क्षेत्रों से अकुशल तथा अर्धकुशल श्रमिक नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, जिससे जनसंख्या का दबाव और बढ़ जाता है विकासशील देशों के शहर अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण अनेक सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त है। विकासशील देशों के शहर अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण अनेक सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त है। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वच्छ जल की उपलब्धता गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष उत्प्रवास व शहरों में आप्रवास के कारण ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात असंतुलित होता जाता है, जिससे सामाजिक बुराइयां पनपती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या के कारण पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी विकराल रूप धारण कर लेती है। नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या के कारण पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं भी विकराल रूप धारण कर लेती है, जैसे मल व अन्य अपशिष्ट पदार्थों की विशाल मात्रा का निष्ठान करना, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण तथा यातायात जाम की स्थिति आदि समस्याओं के कारण यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कंक्रीट, लौह इस्पात व कांच से बनी बहुमंजिला इमारतें उष्णदीप का कार्य करती है, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालती है। ठीक है,